Hi all, this is Palak Nanak studying MBBS and welcome to my YouTube channel. So आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हमारे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को. MBI चल रहा है हमारा. स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मैंने लास्ट क्लास में बताया था. शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, फॉस्फेट का बॉन्ड बनाता है दूसरे के साथ, और यहाँ पर उल्टा होता है. शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट, दूसरा शुगर. ऐसा बताया था मैंने कुछ. इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इन दोनों के बीच में होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और इन दोनों के बीच में होता है बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ये मैं बात कर चुकी हूँ. ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो न्यूक्लिक एसिड की लेंथ है इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बेस पेयर्स. हम लोग 1 mm 2 mm नहीं करेंगे, बहुत छोटा होता है. हमारे पास वो है ही नहीं कि हम उसका कर सके मेजरमेंट. तो हम क्या करते हैं, बेस पेयर से मेजर करते हैं. व्हाट इज बेस पेयर? दिस इज बेस पेयर. और लेंथ ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग लेंथ होगी. ऑब्वियसली सब में सेम हो तो क्या फ़ायदा. जैसे कि बैक्टीरियोफाज, इसके अंदर होता है सिंगल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर डीएनए. इसका मतलब कि ये जो है ये लीनियर है, सीधा सीधा जाएगा. सर्कुलर यानी सर्कुलर फॉर्म में होगा, और सिंगल स्ट्रैंड मतलब दूसरा वाला स्ट्रैंड नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला. 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला नहीं होगा. तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, और इसके अंदर बेस पेयर होते हैं 5386 बेस पेयर. ऐसे याद रखो. 5386 ऐसे नंबर याद रखो. 3 2 6 और 5 2 10 होता है, पर क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हम लोग 10 में से 2 को माइनस भी कर देंगे तो 8. तो 5386. ऐसे इतना अगर डायरेक्ट याद हो जाता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. दूसरा है लैम्बडा फाज. इसका होता है डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए, और इसके बेस पेयर कितने होते हैं? 48502. ये कैसे है कि ये 50 है, 50 में से 2 माइनस करो तो कितना आएगा? 48. ऐसे याद रखो. फिर उसके बाद है ई कोलाई. ई कोलाई का बोलूँगी मैं और ह्यूमन का बोलूँगी, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. ई कोलाई इज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए. - 4.6 into 10 to the power 6 बेस पे. और लास्ट ह्यूमंस, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर. ठीक है, ऐसे याद रखो. ये 3.3 तो इम्पॉर्टेंट है. 3 into 2 is 6 और 3 के बाद आता है 4. और इसको देखो, सिर्फ एक ही सिंगल स्टैंडर्ड है, बाकी सब डबल स्टैंडर्ड है. एडिशनली ये देखो सर्कुलर लीनियर सर्कुलर लीनियर, और बाकी सब तो डीएनए ही है. ठीक है, याद रहेगा ये कि न्यूक्लिक एसिड को हम कैसे मेजर करते हैं. हम बेस पेयर्स में मेजर करते हैं, और हर किसी की अलग अलग बेस पेयर की लेंथ होती है. न्यूक्लिक एसिड की लेंथ होती है, जैसे कि 174 बैक्टीरियोफाज की कितनी होती है? वो होती है 5386. उसके बाद लैम्बडा की कितनी होती है? 48502. उसके बाद ई कोलाई की 4.6 और ह्यूमन की 3.3 into 10 to the power 9. ठीक है,
चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है, ये फॉस्फेट है। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा शुगर है, कौन सा नाइट्रोजनस बेस है, हम उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं नाइट्रोजनस बेस एडेनिन लूँ, उसके साथ मैं राइबोस शुगर को ऐड करूँ, ये नाइट्रोजनस बेस है, ये शुगर है, तो क्या बनेगा हमारा? न्यूक्लियोसाइड बनेगा। ये जो दो है, ये दो न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, जिसका क्या नाम होगा? एडिनोसिन। क्या होगा? एडिनोसिन। इसके ऊपर से अगर मैं एक फॉस्फेट ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, है ना। ये तो पहले ही बता चुकी, इसका नाम क्या होगा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। सिंपल, मैंने एडिनोसिन के अंदर फॉस्फेट ऐड कर दिया, एक फॉस्फेट ऐड किया तो मोनोफॉस्फेट, या फिर इसको बोलते हैं हम एडिनाइलिक एसिड। ठीक है। अब जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एक फन फैक्ट अगर बताऊं, ये एक राइबोस शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस एडिनिन है और इसके साथ अटैच है फॉस्फेट एक, तो ये क्या है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मैं एक और फॉस्फेट अटैच कर दूं तो क्या होगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक और फॉस्फेट अटैच कर दूं तो होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है? एटीपी। और ये वही एटीपी है जितना फेमस है और हमारी एक एनर्जी है। कुछ नहीं, बस एक पता चले कि ये एटीपी और वो एडिनोसिन दोनों सेम ही है, इसलिए मैंने बोला। और मज़ा किरकिरा रहे, छोड़ो। दूसरा क्या है? ग्वानिन। ग्वानिन के साथ अगर मैं राइबोस शुगर को ऐड करूं तो क्या बनेगा? सेम, एडिनिन का एडिनोसिन था तो ग्वानिन का होगा ग्वानोसिन। उसके साथ अगर मैं फॉस्फेट जोड़ूं तो क्या बनेगा? फिर से सेम, ग्वानोसिन, खुद से बोलो, मोनोफॉस्फेट, या फिर ग्वानाइलिक एसिड। थर्ड कौन सा लें अभी हम? अब हम लेते हैं साइटोसिन। साइटोसिन के साथ अगर हम राइबोस शुगर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? साइटोसिन का वापस साइटोसिन नहीं हो सकता, तो बनता है साइटिडीन। फिर उसके साथ फॉस्फेट जोड़ेंगे तो बनेगा साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, या फिर साइटिडाइलिक एसिड। ठीक है। लास्ट, अब चौथा क्या लिखूं मैं? थाइमीन लिखूं कि यूरेसिल लिखूं? यूरेसिल। क्यों? क्योंकि राइबोस शुगर यूज कर रहे हैं, तो यूरेसिल प्लस राइबोस शुगर। थाइमिडीन क्यों नहीं आएगा? थाइमिडीन सिर्फ डीएनए में होता है। यूरिडीन प्लस फॉस्फेट, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, या फिर यूरिडाइलिक एसिड। सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बेसिक सी चीज़ है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे अभी हमने ये आरएनए का बनाया, क्यों आरएनए का था? क्योंकि हमने राइबोस शुगर यूज़ किया। अब से अभी काम करते हैं हम डीएनए के लिए बनाते हैं। राइबोस शुगर के जगह पे क्या होगा? तो ये लिख लेना पहले, फिर उसके बाद नया बनाना, डीऑक्सी राइबोस शुगर होगा। डीऑक्सी राइबोस शुगर होगा तो क्या होगा? डीऑक्सी एडिनोसिन होगा। डीऑक्सी एडिनोसिन होगा तो क्या होगा? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। समझे? अगर ग्वानिन की बात करो तो ग्वानिन के साथ डीऑक्सी राइबोस शुगर जुड़ेगा, बनेगा डीऑक्सी ग्वानोसिन, या फिर डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, या डीऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड। सॉरी, साइटोसिन की बात करें, उसके साथ जोड़ो डीऑक्सी राइबोस शुगर तो बनेगा डीऑक्सीसाइटिडीन, और बनेगा डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट या डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड। अब मैं ये यूरेसिल नहीं लिखूंगी, अब मैं लिखूंगी थाइमीन। थाइमीन के साथ डीऑक्सी राइबोस शुगर जोड़ो तो क्या बनेगा? थाइमिडीन, और उसके साथ फॉस्फेट जोड़ो
तो बनेगा, सॉरी ये डीऑक्सीथाइमिडीन, देखा ये गलती नहीं करनी है, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट या फिर डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड। सिंपल, वेरी सिंपल। खुद पहले राइबोस का लिख के उसके अंदर डीऑक्सी का ऐड मत करो, शांति से पॉज करके डीऑक्सी का अलग से टेबल लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 1 बेस पेयर इज इक्वल टू 2 न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब क्या? ये शुगर है, नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट, ये शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस, ये फॉस्फेट। ये जो है ये दो क्या है? बेस पेयर है। अगर एक बेस को बोले तो ये एक नाइट्रोजनस बेस है, दो बेस को बोले तो वो बेस पेयर हो जाएंगे। तो अगर एक बेस पेयर के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड आएंगे? 2 न्यूक्लियोटाइड आएंगे। समझे इतना? अब एक और बात, नंबर ऑफ शुगर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड n। इसका मतलब समझे, जितने हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने हमारे पास क्या होंगे? शुगर, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए एक शुगर तो चाहिए ही होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ शुगर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड is also equal to the number of nucleotide। जितने glycosidic bond with sugar with nitrogenous base बनेंगे उतने ही number of nucleotide होंगे। या फिर number of phosphate bond, number of phosphate bond नहीं, is also equal to the number of nucleotide। जितने nucleotide होंगे उतने phosphate होंगे। समझे? एक चीज आपको खाली ध्यान रखनी है कि number of phosphodiester bond, अब अगर मैं लीनियर डीएनए की बात करूं तो नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज इक्वल टू n-2, क्योंकि जो ऊपर और सबसे नीचे वाला जो है फॉस्फेट वो अकेला होता है। और सर्कुलर डीएनए के अंदर बात करूं मैं तो नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड n। ठीक है, अगर n नहीं लग रहा है ये तो ये n। समझे? नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं ऑन टू चारगाफ रूल। इंपॉर्टेंट, चारगाफ रूल स्टेट्स दैट a plus g is equal to t plus c। what does this mean? जितने a plus g कंबाइंड होंगे उतने t plus c होंगे। ऐसा क्यों? सिंपल है, एकदम सिंपल। अगर इधर a है तो इधर क्या होना चाहिए? t होना चाहिए। इसका मतलब जितने a है उतने t होंगे। समझे? a और t सेम है। अगर सारे के सारे a और t है तो बचे हुए सारे के सारे कंबाइंड g और c होंगे। मतलब हाफ ऑफ द न्यूक्लियोटाइड अगर उसके अंदर नाइट्रोजनस बेस a और t है तो बचे हुए सारे कंबाइंड g और c होंगे। एडिशनली हमें ये भी पता है कि g और g उतने ही होते हैं जितने c होते हैं। तो इसका मतलब ये चारगाफ रूल फॉलो होता है। अब आपको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर मैंने आपको बोला a इज 30%, तो आप चारगाफ रूल के हिसाब से बाकी की तीनों भी निकाल सकते हो। कैसे? देखो, a अगर 30% है तो t कितना होगा? वो भी 30% होगा। कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं, दोनों सेम है। ये टोटल हुआ 60%, बचा कितना हमारे पास? 40%। उस 40% के अंदर g और c दोनों आ रहे हैं। g और c दोनों इक्वल अमाउंट में होने चाहिए, हमें पता है, क्योंकि g c के साथ ही पैर बनाएगा, c g के साथ ही पैर बनाएगा। तो दोनों इक्वल अमाउंट में मतलब कितने होने चाहिए? दोनों होने चाहिए 20-20%। समझे? ये होता है चारगाफ रूल। एक और चीज होती है दैट इज बेस रेशियो।
क्या होता है? बेस रेशियो। अगेन इंपॉर्टेंट। अब दोनों में फर्क समझना, वो a प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी था, ये है a प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बेस रेशियो के हिसाब से अगर हम ए टी को ऐड करें, उसको डिवाइड करें जी सी के साथ, तो वो कांस्टेंट रहेगा। सेम तो नहीं रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ए और टी सेम है, पर लेकिन ए और टी इज नॉट इक्वल टू जी सी। मतलब ये किसी ने नहीं बोला कि ये 50% होगा और ये 50% होगा। अगर ऐसा होता तो वो 1 आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है। कभी किसी में ऐसा होता है कि ए और टी के पेयर ज़्यादा होते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें a प्लस टी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू जी प्लस सी, और वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? वो है यूकैरियोट्स। और क्योंकि उसमें a प्लस टी ज़्यादा है तो उसका जो कांस्टेंट आएगा वो 1 से ज़्यादा आएगा, विच इज़ 1.52। समझे? इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि a प्लस टी की वैल्यू, ये एग्जांपल ले लो, a प्लस टी की वैल्यू जो वो 60% है, विच इज़ मोर देन g प्लस सी की वैल्यू विच इज़ 40%। तो ये कैसा होता है? यूकैरियोट्स में उनका कांस्टेंट नंबर क्या है? 1.52। अब अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूँ, ये 1.52 ह्यूमन का है, सभी यूकैरियोट्स का नहीं है, वो मत लिख के आना। अगर जगह हो तो मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूँ। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? अच्छा देखो, AT हमेशा ज़्यादा होगा GC से इन यूकैरियोट्स, GC हमेशा ज़्यादा होगा AT से इन प्रोकैरियोट्स। इसमें बैक्टीरिया के बेस वैल्यू का कांस्टेंट आता है 0.98। क्यों? क्योंकि GC ज़्यादा है तो नीचे का डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो मतलब कांस्टेंट इज गोइंग टू बी लेस देन 1। बेसिक मैथ है ना। तो बेसिक ही इतना कुछ हार्ड नहीं है, समझने जैसा है, बहुत ईजी है। मैंने बोला कि नंबर ऑफ वन बेस पेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स? 2 न्यूक्लियोटाइड्स। नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नंबर ऑफ शुगर एंड नंबर ऑफ फॉस्फेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। लेकिन लीनियर डीएनए जो होता है उसके अंदर नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज इक्वल टू n-2, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इन सर्कुलर डीएनए इज n। फिर मैंने 2 चीज बताई, चारगाफ रूल और बेस रेशियो। चारगाफ रूल क्या होता है? a प्लस g इज इक्वल टू टी प्लस सी। यानी कि अगर a आपके पास 30% है तो a कितना होता है? इक्वल टू t, वो भी 30% होना चाहिए था। टोटल कितना हुआ हमारे पास? 60%। बचे कितने? 40%। वो 40% 2 है, g और c, तो दोनों इक्वल होंगे, तो 20% g और c होंगे। बेस रेशियो की बात करें तो a प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इज कॉन्स्टेंट। वो हर स्पीशीज के लिए अलग अलग होता है। अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो AT इज मोर देन GC, जिस वजह से उनकी कांस्टेंट की वैल्यू 1.52 इन ह्यूमंस, यानी 1 से ज़्यादा आती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर ऑन द अदर हैंड G प्लस सी की वैल्यू इज मोर देन A प्लस टी की वैल्यू, जिसकी वजह से उनका कांस्टेंट आता है लेस देन 1। एग्जाम्पल बैक्टीरिया का 0.98। समझे? इतना आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं चालू करूंगी दूसरे टॉपिक के साथ, जिसमें डीनेचरेशन, रीनेचरेशन, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो भी है नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।